Hello everyone, welcome to GIS with Sahil Day 3. लास्ट क्लास में हमने NDVI से रिलेटेड और हमारी सैटेलाइट्स पे इमेज कैसे कैप्चर हो रही हैं उनसे रिलेटेड ट्रू कलर कंपोजिट्स कैसे बनते हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट्स कैसे बनते हैं, हमने हमारे बैंड्स क्या होते हैं, RGB बैंड्स क्या होते हैं हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी. आज की क्लास में हम GIS से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्शन सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. ये GIS का अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसलिए इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और हर एक चीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे. ओके, पहले हम एक फ्लो देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. देखिए, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जियोइड के बारे में पढ़ेंगे, हम इलिप्सॉइड के बारे में पढ़ेंगे, डेटम क्या होता है, हमारा जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस आई थी जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्शन सीखा. फिर हम प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ डिस्टॉर्शंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फैमिलीज क्या होती है, हमारे EPSG कोड्स क्या होते हैं. हम जितने डीप में हम ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं आज की क्लास में हम ये वाली सारी चीजें कवर करेंगे. ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास. देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या. मैं चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक पोल दिल्ली में है, ठीक है, तो क्या GIS उसको एग्जैक्ट लोकेशन पर शो कर सकता है? मैंने पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रिक पोल दिल्ली में है तो क्या GIS उसको एग्जैक्ट लोकेशन पर शो कर सकता है? तो देखिए, दिल्ली तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे पोल हैं. अब मैंने तो बस ये बोल दिया दिल्ली में एक पोल है, आपको मेरे को उसको दिखाना है, तो GIS का आंसर नहीं देगा, बिकॉज GIS को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए. ओके, एग्जैक्ट हमें एकदम एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए वहां की. मैं आपको दिखाता हूं ऐसे. सपोज हमको वहां की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो सपोज हमको किसी ने एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई ये. ओके, सपोज हमको किसी ने दिखा दिया दिस 5 लाख एंड 30 लाख, ये उसने हमको लोकेशन दिखा दी. बट ठीक है, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पोल के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. बट इतना भी कुछ काम का नहीं है कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज सिर्फ हमारे नंबर्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है. बिकॉज x इक्वल्स टू 5 lakhs एंड y इक्वल्स टू 30 lakhs, ये सिर्फ हमारे नंबर है. इन नंबर का एक्चुअल ज्योग्राफिक मीनिंग ही कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है. जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो इन नंबर का एक्चुअल मीनिंग देगा. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गया आपका x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, बट इनकी जो ट्रू मीनिंग होएगा, जो इनका एक्चुअल मीनिंग डिफाइन करेगा, वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेगा. आई थिंक आप दोनों में डिफरेंस समझ गए. कोऑर्डिनेट मींस नंबर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस उन नंबर का मीनिंग. ओके, हमने अभी देख लिया कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. अब देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो हमारी कर्व्ड है, ठीक है. हमारे अर्थ हमारी एक 3D मॉडल होती है. ओके, बट जो आपका मैप है वो आपका फ्लैट है, ठीक है. अब क्या हुआ, हमारी अर्थ तो हो गई आपका एक मॉडल हो गई, एक स्फेरिकल मॉडल हो गई, और जो आपका मैप है वो एकदम 2D हो गया. तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमको कुछ भी काम करना होता है ना, तो हम उस कर्व्ड अर्थ जो है हम उसको फ्लैट मैप पे प्रोजेक्ट करते हैं. जो हमारी कर्व्ड अर्थ होती है हम उसको फ्लैट मैप पे प्रोजेक्ट करते हैं. तो प्रोजेक्शन क्या होता है? अगर हम किसी भी स्फेरिकल या कर्व्ड अर्थ की लोकेशन को फ्लैट मैप पर मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो प्रोजेक्शन क्या होता है? कर्व्ड अर्थ की लोकेशंस को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं किसी फ्लैट मैप पर, उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं. अंडरस्टूड? प्रोजेक्शन क्या हुआ? देखिए, कर्व्ड अर्थ को प्रोजेक्शन करा और फ्लैट मैप पर कन्वर्ट कर दिया. ये है आपका प्रोजेक्शन की. प्रोजेक्शन क्या होता है? ओके, अब देखिए, मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी, ये चीजें मैंने दिखाई थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं क्या. उसके बाद हम इन चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे. तो पहले मैं आपको सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं. बिकॉज अगर मैंने बता दिया कनेक्ट कैसे होती है और आपको इनका मतलब ही नहीं पता, उस चीज का कोई मतलब नहीं है. तो हम पहले इन सबका मीनिंग समझ लेते हैं कि इन सबका मीनिंग है क्या क्या.
अब मैं आपको थर्ड चीज दिखाता हूं कि जियोइड क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जियोइड अर्थ की एक इर्रेगुलर जियोइड हमारे अर्थ की एक इर्रेगुलर ग्रेविटी बेस्ड सरफेस है जो कि मीन सी लेवल को फॉलो करता है। हमारी जो जियोइड है वो अर्थ की एक इर्रेगुलर सरफेस है जो कि मीन सी लेवल को फॉलो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक मीन सी लेवल है। ठीक है, ये आपका मीन सी लेवल है और ये हम आपकी जियोइड है। ठीक है, ये आपकी मीन सी लेवल को फॉलो करता है और ये आपका क्या है, एक इर्रेगुलर सरफेस है। अब देखते हैं कि जियोइड की जरूरत क्या पड़ी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जियोइड है क्या। जियोइड आपकी अर्थ का एक इर्रेगुलर ग्रेविटी बेस्ड सरफेस है जो कि मीन सी लेवल को फॉलो करता है। बट ऐसा हुआ क्या जो हमको जियोइड की जरूरत पड़ी? तो देखिए क्या होता है, जो आपकी रियल अर्थ है ना वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। आपकी अर्थ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारी वैलीज हैं, बहुत सारे ओशियंस हैं और ग्रेविटी का असर हर जगह है। तो जिसकी वजह से जो आपकी अर्थ का सरफेस है ना वो बहुत इरेगुलर है। तो जीआईएस को अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। जीआईएस को अर्थ को रिफरेंस करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल चाहिए होता है जो कि अर्थ के फिजिकल नेचर के काफी क्लोज हो। तो उसी को ही हम जियोइड बोलते हैं। बेसिकली ये अर्थ का ही रेफरेंस मॉडल है, वेरी क्लोजर टू अर्थ। इसी को ही हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो जियोइड बीच में किस लिए आया? बिकॉज हमारी अर्थ बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है और हमें एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जो हमारे रियल अर्थ के फिजिकल बिहेवियर को बहुत ही क्लोज हो। तो इसलिए हमको जियोइड चाहिए होता है। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा? हमारे पास एक रियल अर्थ है, रियल अर्थ के हमने वेरी क्लोजर एक फिजिकल मॉडल बनाया जिसको हमने जियोइड कहा। बट जियोइड भी अपने आप में एक इरेगुलर सरफेस ही है। ऐसा नहीं है कि जियोइड आपकी रेगुलर सरफेस हो गई, वो भी एक अर्थ के ही क्लोजर है। बट हमको जीआईएस में कुछ कैलकुलेशन करनी थी तो हमने एक अर्थ का मॉडल बना लिया जिसके ऊपर अब हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, वेरी सिमिलर टू अर्थ। तो वो ही है आपका जियोइड। तो देखिए रियल अर्थ, जियोइड हमने ये देख लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, जो हम नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आपका एलिप्सॉइड क्या होता है। अब देखो जियोइड को तो मैंने बता दिया, वो एक वेरी क्लोजर फिजिकल मॉडल है अर्थ के जैसा। ठीक है, बट क्या होता है, अब हम वो तो रहेगा तो इरेगुलर ही। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एलिप्सॉइड क्या है। एलिप्सॉइड अर्थ का मैथमेटिकल स्मूथ मॉडल है। जियोइड क्या होता है? वेरी क्लोजर टू अर्थ बट स्टिल इट इज इरेगुलर। बट जो आपका एलिप्सॉइड होता है वो आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है अर्थ के लिए विच इज स्मूदर देन द जियोइड। ओके, अर्थ आपका एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैटेंड है, इक्वेटर के पास थोड़ी बर्ल्स्ड है। तो आपका अर्थ कोई भी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका जियोइड है वो तो आपका एक इरेगुलर ग्रेविटी बेस्ड सरफेस है और जहां आपका इलिप्सॉइड है वो आपका एक स्मूथ मैथमेटिकल मॉडल है। तो सबसे पहले आई हमारी अर्थ, अर्थ से बनाया हमने जियोइड, जियोइड से बनाया हमने इलिप्सॉइड। ये आपकी एक पाइपलाइन कनेक्ट हुई है। मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूं कैसे। सपोज ये है हमारी अर्थ, ये ही है हमारे एक basically it is not like sphere, it is so irregular, so it is your geoid, a physical model of earth. Okay, closer to earth, irregular. Okay, it is also irregular बिकॉज हमको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इंस्टेड ऑफ अर्थ हमने उसका एक मॉडल बना लिया, फिजिकल मॉडल वेरी क्लोजर टू अर्थ, जिसको हमने जियोइड बोला। और जियोइड भी आपका इरेगुलर है। तो अब हमने क्या करा, हमने एक इसका स्मूदर मॉडल बनाया जिसको हमने बोला एलिप्सॉइड, स्मूदर वर्जन। ओके, आई थिंक इतना आपको क्लियर है कि अर्थ क्या हो गई है, हम आपका जियोइड क्या हो गया है और आपका एलिप्सॉइड क्या हो गया है। ठीक है, आई थिंक इतना सब कुछ आपको अभी तक क्लियर है। ओके, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डेटम क्या होता है? क्या वर्ड बोला मैंने? नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम चलते हैं कि आपका डेटम क्या है।
अब देखिए, आपके पास अर्थ आ गई, आपके पास उसका एक इरेगुलर मॉडल भी आ गया जिसको हमने जियोइड बोला, आपके पास उसका एक स्मूदर मॉडल भी आ गया जिसके ऊपर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जिसकी मदद से आपको लोकेशन फेच करनी है, जिसकी मदद से आपको मेजर करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम, ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें आ गई, बट क्या है जो आपने उसका वो क्या कह सकते हैं, आपने उसका स्मूदर मॉडल तो बना लिया, बट उस स्मूदर मॉडल को अर्थ के ऊपर फिट कैसे करें? बात तो यही है, उस स्मूदर मॉडल को अर्थ के ऊपर फिट कैसे करें? तो जो यही काम है आपका, यही काम आपका कौन करता है? डेटम करता है। डेटम का यही काम है, इलिप्सॉइड को रियल अर्थ के साथ पोजीशन और अलाइन करने के रेफरेंस को ही डेटम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैं? एलिप्सॉइड को रियल अर्थ के साथ अलाइन करना और पोजीशन करने के रेफरेंस को ही डेटम कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड कि डेटम क्या होता है? ओके, तो अब हमने ये भी समझ लिया कि डेटम क्या है। आई थिंक इस चीज में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूं। सपोज आपके पास एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लोब है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लोब, ये है आपका इलिप्सॉइड। इस ग्लोब को रियल अर्थ पर कैसे रखना है, किस पोजीशन पर रखना है, किस ओरिएंटेशन पे करना है, ये आपका डेटम डिसाइड करता है। अंडरस्टूड? जियोइड समझ, अर्थ समझ आ गई, जियोइड समझ आ गया, एलिप्सॉइड समझ आ गया, डेटम समझ आ गया। एलिप्सॉइड है आपकी शेप, डेटम है आपकी उस शेप की अर्थ के साथ रेफरेंस क्या है, फिटिंग क्या है, अलाइंस क्या है, पोजीशन क्या है। ये हो गया आपका डेटम। मैंने बहुत बच्चों को देखा है इन सारी चीजों में कंफ्यूज होते हुए कि उनको ये नहीं पता कि जियोइड क्या होता है, उनको नहीं पता एलिप्सॉइड क्या होता है, डेटम क्या होता है। बट आई थिंक नाउ अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की तरफ हम जाते हैं कि जीसीएस क्या होता है। सो जीसीएस मींस ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर है, रियल अर्थ, जियोइड, एलिप्सॉइड, डेटम, ये एक चेन है। ये टर्म्स मैंने आपको चेन वाइज बता दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीसीएस की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है। कर्व्ड अर्थ पर लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू रिप्रेजेंट करना, इसी को ही ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अर्थ पर किसी चीज की लोकेशन को एक्सट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको ही ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए, वन हो गया जीसीएस, पीसीएस। जीसीएस है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, पीसीएस है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी सिर्फ हम जीसीएस की बात करेंगे, मतलब अभी सिर्फ हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। सो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से दिखाते हैं। ओके, इतना क्लियर है अभी तक कि लैटिट्यूड, हम जीसीएस में क्या करते हैं, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से चीजों को दिखाते हैं। हम इसमें डिग्रीज की फॉर्म में चीजों को दिखाएंगे। क्या बोला मैंने? हम अपने ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से लोकेशन को दिखाएंगे और डिग्रीज की फॉर्म में दिखाएंगे। जस्ट लाइक 32 डिग्रीज, 72 डिग्रीज, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज की फॉर्म में हम दिखाएंगे। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स डिग्रीज में होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं, सो दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट, लाइक दैट। ओके, चलिए, तो जीसीएस क्या होता है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड प्लस डिग्रीज प्लस कर्व्ड अर्थ। सिंपल, क्या हो गया आपका ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्लस डिग्रीज प्लस कर्व्ड अर्थ, ये है आपका ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या हुआ, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है, बट इसके साथ काफी लिमिटेशंस आ जाती हैं। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ काफी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके डिग्रीज की फॉर्म में। ओके, बट क्या होता है आपके ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ना बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक अर्थ का मॉडल है, ठीक है। तो क्या होता है अगर मैं आपको बोलूं अर्थ पर आपको 1 बाय 1 का एक ब्लॉक क्रिएट करना है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड का,
1x1 का आप चाहिए। तो क्या है बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई मैंने क्या कहा, आपको 1x1 का एक एरिया चाहिए। तो होता क्या है, अगर आप इक्वेटर के पास 1 लॉन्गिट्यूड का एरिया देखेंगे तो वो अप्रोक्स 111 यानी 111 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करेगा इक्वेटर के पास। अगर आप 1x1 का बॉक्स उठाएंगे इक्वेटर के पास तो वो अप्रोक्स 111 किलोमीटर का होगा। वहीं अगर आप दिल्ली के पास 1x1 का बॉक्स उठाएंगे तो वो अप्रोक्स 97 किलोमीटर का होगा। वहीं अगर आप थोड़ा पोल्स के पास जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो वहीं एरिया एकदम 0 किलोमीटर का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1x1 अगर आपने इक्वेटर के पास उठाया तो ये आपका 111 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप दिल्ली के पास गए सपोज यहाँ पे तो वो आपका 97 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप एकदम पोल्स पे आ गए तो देखिए बॉक्स आपका एकदम 0 हो चुका है तो 0 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। तो देख रहे हैं कि आपका बॉक्स तो सेम है 1x1 का, बट हर जगह उसका एरिया अलग है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक हमारी एक लिमिटेशन है कि हम हर जगह 1 डिग्री लेके नहीं चल सकते पूरी अर्थ पे, क्योंकि हर जगह उसका सिनेरियो ये अलग हो जा रहा है। एक जगह 1 डिग्री बाय 1 डिग्री कुछ वैल्यू है, एक जगह 1 डिग्री बाय 1 डिग्री कुछ वैल्यू है, किसी जगह 0 हो जा रही है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह अलग अलग है। तो ये हमारी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो इस लिमिटेशन जो थी इसी को ओवरकम करने के लिए आया हमारा पीसीएस यानी प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मेजरमेंट पे काम करते हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर है। तो हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम और या हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स मीटर या फिट में हो, ताकि हम लोकल मेजरमेंट कर सके। अभी तक हम इसमें डिग्रीज में चीजें मेजर कर रहे थे, बट अगर हमें कुछ मैथमेटिकल चीज चाहिए, हमको एरिया मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए हमको प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत लगती है। तो जीसीएस आपका लोकेशन बताता है और पीसीएस आपका मेजरमेंट इजी करता है। तो क्या हो गया, जीसीएस ने तो आपको लोकेशन बताई कि वो कहां है और पीसीएस ने मेजरमेंट इजी बना दिया। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि पीसीएस है क्या और प्रोजेक्शन से बनता कैसे है। तो देखो हमने क्या, अभी मैंने जस्ट आपको बताया जीसीएस से लोकेशन मिलती है, पीसीएस से मेजरमेंट होती है। सो जब हमको एक बार जीसीएस से लोकेशन मिल गई, बट जो डिग्री मेजरमेंट के लिए कन्वीनियंट नहीं होती, जो हमारी जीसीएस है उससे हमें लोकेशन मिली, बट जो जीसीएस होता है वो डिग्रीज में होता है। और आप कभी आपने देखा होगा जो हमारा स्क्वायर का एरिया है वो 28 डिग्रीज किलोमीटर है, ऐसा नहीं होता। सो डिग्रीज हमारे मेजरमेंट के लिए इनकन्वीनियंट होती है, अच्छी नहीं होती, तो हम पीसीएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए हैं। सो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, कर्व्ड अर्थ को एक 2D फ्लैट मैप पे कन्वर्ट करने के को ही प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, कर्व्ड अर्थ को फ्लैट मैप पे कन्वर्ट करना, मैथमेटिकली कन्वर्ट करना ही प्रोजेक्शन कहलाया जाता है। अंडरस्टूड? आई थिंक इतने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से फ्लो देख लेते हैं। जीसीएस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिग्रीज, उसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम आई, हम गए प्रोजेक्शन पे, हमने उसको प्रोजेक्ट करा। प्रोजेक्ट क्या कर, अभी तक हम पीसीएस पे नहीं गए, अभी तक मैंने सिर्फ आपको प्रोजेक्शन बताया। प्रोजेक्शन ने क्या करा, उस कर्व्ड अर्थ को एक 2D मैप पे कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इट इज क्लियर कि प्रोजेक्शन क्या है। चलो ठीक है, प्रोजेक्शन में हमने एक अर्थ को फ्लैट मैप पे कन्वर्ट करा और उस फ्लैट मैप पे जो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जीसीएस था, प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्ट करने के बाद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला उसी को ही प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बोला। और मैंने जैसे आपको बताया जो आपका जीसीएस होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, डिग्रीज की फॉर्म में होता है। वहीं जो आपका पीसीएस होता है ना वो आपका एक्स वाई की फॉर्म में होगा। ओके, एक्स वाई, ईस्टिंग, ईस्ट वेस्ट, इस फॉर्म में होगा। तो इसमें हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। याद रखिएगा हम इसमें दो टर्म पढ़ेंगे, ईस्टिंग, नॉर्थिंग।
ईस्टिंग है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और नॉर्थिंग है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, चलिए आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर है अभी तो। ओके, सो मैंने क्या बोला, जीसीएस में आपने पॉइंट को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लोकेट करा, प्रोजेक्शन ने कर्व्ड अर्थ को फ्लैट करा, पीसीएस ने उस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मीटर में दे दिया। आई थिंक ये पाइपलाइन आपकी एकदम क्लियर हो गई है अभी तक की। ओके, बट हमेशा ये मत बोलना कि पीसीएस ही हमेशा करेक्ट होता है, पीसीएस ही हमेशा एक्यूरेट होता है। ओके, पीसीएस तब आपका एक्यूरेट होता है जब आपको प्रोजेक्ट लोकेशन या पर्पस के ऊपर डिपेंड करना है कि आपका पर्पस क्या है। ये नहीं है कि आप बोल दो कि जीसीएस में तो दिक्कत ही दिक्कत है इसलिए हम पीसीएस यूज करते हैं, नहीं, हर चीज का अपना अलग रोल है। सो इफ समवन आस्क यू कि पीसीएस ही हमेशा ठीक है, तो आपको नहीं बोलना है पीसीएस आपका तब एक्यूरेट होता है जब हमें प्रोजेक्ट लोकेशन और पर्पस के अकॉर्डिंग सुटेबल पीसीएस हमको मतलब देखना होता है। इट इज डिपेंड ऑन द सिनेरियोज। ओके, सो मेमोरी लाइंस हम क्या बोल सकते हैं, जीसीएस डिग्रीज, प्रोजेक्शन फ्लैटनिंग मेथड, पीसीएस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स और फीट। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करा, हमने जीसीएस भी था, प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्शन सिस्टम मिल गया। अब आप किसी 3D चीज को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएंगी ही। करेक्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया, ईस्टिंग नॉर्थिंग मैंने देखिए आपको ये सब बता दिया। अब देखिए क्या, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर आप अभी किसी 3D चीज को एक 2D चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आती ही आती है। तो क्या होता है, जब भी आप ऐसे ना प्रोजेक्ट करते हैं 3D मॉडल को एक 2D फ्लैट मैप पे, तो जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आते हैं। ठीक है, अगर हम कर्व्ड अर्थ को फ्लैट मैप पे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारी जो अर्थ है ना वो एग्जैक्टली सेम शेप में फ्लैट नहीं होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास एक ऑरेंज है, आप उसको पील ऑफ कर रहे हैं। ऑरेंज आपका एक स्फेरिकल है, एक रियल अर्थ मान लो, जब आप उसको पील ऑफ करेंगे तो जो उसका छिलका उतरेगा, जब आप उसको फ्लैट करेंगे तो वो पूरा पर्टिकुलर फ्लैट होना पॉसिबल ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। एग्जैक्टली यही है, जब आप एक 3D को 2D में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें डिस्टॉर्शंस आते हैं। आप देखिए डिस्टॉर्शन कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सो ये रहे आपके डिस्टॉर्शन के मेथड्स। तो डिस्टॉर्शन आपका विद बाय शेप हो सकता है, उसकी शेप खराब हो सकती है, एरिया खराब हो सकता है, डिस्टेंस खराब हो सकता है, डायरेक्शन खराब हो सकती है, स्केल खराब हो सकता है। तो 5 तरीके की हम क्या कह सकते हैं आपके डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। ओके, ये नहीं, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डिस्टॉर्शन के लिए स्लाइड मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपका डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट आपका शेप, एरिया, सबसे पहले क्या क्या डिस्टॉर्ट हो सकता है आपका, शेप, एरिया, डिस्टेंस, आपका डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या मैं कह सकता हूं, जब आप एक 3D मॉडल को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टॉर्ट हो सकती है। और हम कह सकते हैं आपका स्केल भी डिस्टॉर्ट हो सकता है, इन चीजों में खराबी आ सकती है, शेप बिगड़ सकती है, एरिया बिगड़ सकता है, डिस्टेंस खराब हो सकती है, डायरेक्शन खराब हो सकती है, उसका स्केल खराब हो सकता है, ये सारी चीजें डिस्टॉर्शन हो सकती है। ओके, क्लियर। अब देखिए, अब आपकी ये चीजें खराब हो सकती हैं, बट क्या है, अब हमको ना इन चीजों को प्रिजर्व करना होता है, हमें सिनेरियो के हिसाब से देखना होता है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम एरिया प्रिजर्व कर सकते हैं, अगर हम ये काम कर रहे हैं हम डिस्टेंस प्रिजर्व कर सकते हैं, अगर हम इस वाले मॉडल पे, इस वाले रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे काम कर रहे हैं तो शायद हमको इसमें डायरेक्शन प्रिजर्व करनी चाहिए। हम इनमें से कुछ कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी तक हमारे डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, मैंने माना डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, बट अगर हम किसी सिनेरियो पे काम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे ये चीज डिस्टॉर्ट ना हो। तो हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम इसमें से क्या क्या चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं।
तो देखिए यही है अगली स्लाइड पे आपकी प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज की हम क्या क्या। तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले आपका इक्वल एरिया, इक्वी डिस्टेंस, कॉन्फॉर्मल, डायरेक्शन है, एजिमुथल। सो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बताती है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं तो आप ये प्रिजर्व कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं तो आप ये प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो डिस्टॉर्शन तो अनअवॉइडेबल है, वो होगा ही होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस चीज से क्या मतलब करेक्ट रखना चाहते हैं। सो यहीं से प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज आती हैं। 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कॉन्फॉरल, इक्वल एरिया, इक्वी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो सबसे पहले हम कन्फॉरल देखते हैं कि कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, ये आपका लोकल शेप और एंगल्स को प्रिजर्व करती है। क्या बोला मैं? ये आपका लोकल शेप और एंगल्स को प्रिजर्व करती है, जो आपकी कॉन्फॉर्मल होती है। जो इक्वल एरिया आपकी होती है वो आपकी एरिया को प्रिजर्व रखती है। सपोज चलो एक पहले कन्फॉर्मल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक छोटा सा रेक्टेंगुलर लैंड है, पार्सल है, तो मैप पर उसका लोकल शेप ज्यादा नेचुरल रहे। जब आप एक आपने देखा रेक्टेंगल है, जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो वही ज्यादा नेचुरल रहे, एक पर्टिकुलर उसका शेप और एंगल उसके प्रिजर्व रहे। सपोज इक्वल एरिया में एरिया प्रिजर्व रहता है। अगर 2 स्टेट्स या फॉरेस्ट को एरिया को कंबाइन करते हैं तो उनका एरिया प्रोपोर्शन ये प्रिजर्व रहे। इक्वी डिस्टेंट क्या होता है? प्रोजेक्शन में हम सेलेक्टेड पॉइंट या सेलेक्टेड लाइन से डिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं। सेलेक्टेड पॉइंट या सेलेक्टेड लाइन से इक्वी डिस्टेंट में हम डिस्टेंस को प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ओके और जो हमारा डायरेक्शन है या एजिमुथल है, वो हमारा सेलेक्टेड सेंटर से डायरेक्शन को प्रिजर्व करता है। सो इक्वी डिस्टेंट और डायरेक्शन में क्या अंतर है? इक्वी डिस्टेंट में हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड पॉइंट या सेलेक्टेड लाइन से डिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं, और डायरेक्शन में हम सेलेक्टेड सेंटर से डिस्टेंस को प्रिजर्व के लिए यूजफुल होता है। तो आपकी ये क्या मैं कह सकता हूं, 4 प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखनी। कॉन्फॉर्मल, इक्वल एरिया, इक्वी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए, हमने प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी की तो बात थी प्रिजर्व करने वाली, वो हमने समझ ली कि इन प्रॉपर्टी से हम ये चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोजेक्शन फैमिली, कि प्रोजेक्शन फैमिली क्या है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फॉरल में शेप एंगल प्रिजर्व होते हैं, इक्वल एरिया में एरिया, इक्वी डिस्टेंस में सिलेक्टेड डिस्टेंस और डायरेक्शन में सिलेक्टेड डायरेक्शन। अब हम देखते हैं आपकी फैमिली, प्रोजेक्शन फैमिलीज। 3 तरीके की प्रोजेक्शन फैमिलीज पढ़ेंगे हम, सिलेंड्रिकल, कोनिकल और प्लेनर। सिलेंड्रिकल, कोनिकल और प्लेनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल की। ओके, सो बेसिकली प्रोजेक्शन फैमिलीज हैं क्या? जब आप किसी चीज को 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, किन किन तरीकों से करा जाता है उनको, तो यही है आपकी प्रोजेक्शन फैमिलीज। इमेजिन करो अर्थ के अराउंड आपने एक सिलेंडर रैप कर दिया। ठीक है, इमेजिन करो अर्थ के सिलेंड्रिकल फैमिली में आपने अर्थ के अराउंड, ये आपकी एक अर्थ है, इसके अराउंड आपने एक सिलेंडर को रैप कर दिया। अर्थ की इंफॉर्मेशन है वो सिलेंडर पे ट्रांसफर हो गई। अर्थ के अराउंड सिलेंडर को रैप करा, अर्थ की इंफॉर्मेशन सिलेंडर पे ट्रांसफर हो गई। फिर उस सिलेंडर को कट करके फ्लैट ओपन कर दिया। उस सिलेंडर को कट करो और फ्लैट 2D सरफेस बना दो। अभी आप एक पिक से देख सकते हैं, ये आपकी अर्थ है। अर्थ के अप्रॉक्स हमने चारों तरफ एक सिलेंडर लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इस सिलेंडर को ओपन कर दिया एज अ फ्लैट 2D मैप। तो ये है आपकी प्रोजेक्शन फैमिली। ठीक है, आपका मैप ऐसे दिखाई देता है। कोई दिक्कत? आई थिंक अभी तक ये क्लियर है। सिलेंड्रिकल में क्या है? ओके, अब हम देखते हैं कि चलिए हमने ये तो देख लिया, तो क्या होता है सिलेंड्रिकल ओरिएंटेशन में। अब क्या होता है, हमने आपको प्रोजेक्ट तो कर दिया, अब इसको भी ना
आपने, मैं आपको बताता हूं, अर्थ के अराउंड हमने को एक सिलेंडर रैप करना है, तो कैसे रैप करना है इसके भी आपके बहुत तरीके होते हैं। एक तो आपने क्या लिया कि अर्थ है उसके अराउंड सिलेंडर रैप कर दिया। अब बहुत सारी तरीके इधर से रैप, आप टॉप टू डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, एंगल वाइज कर सकते हैं, तो इसको भी ना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, सो सबसे देख, ये आपकी सिलेंड्रिकल फैमिलीज, तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, या तो मर्केटोर, ट्रांसवर्स मर्केटोर, और आपका एक नॉर्मल आ जाता है ऑब्लिक सिलेंड्रिकल। या तो आप नॉर्मल सिलेंड्रिकल से रैप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम तीन तरीके से, तीन ओरिएंटेशन से कर सकते हैं। ओरिएंटेशंस, आप तीन ओरिएंटेशन से किसी भी सिलेंडर को अर्थ के अराउंड रैप कर सकते हैं। नंबर वन इज नॉर्मल cylindrical. Second one is transverse cylindrical, and third one is oblique cylindrical. ये तीन तरीके से होता है। तो देखिए नॉर्मल सिलेंड्रिकल में हमने क्या करा, जो आपका सिलेंडर है ना, वो आप देखिए वो अर्थ को इक्वेटर पे टच कर रहा है। सिलेंडर टचेस अर्थ एट इक्वेटर, ओके, इक्वेटर पे। ट्रांसवर्स सिलेंड्रिकल में क्या हो रहा है, आपने सिलेंड्रिकल को ऐसे नॉर्थ टू साउथ फ्लिप कर दिया, ऐसे मतलब 90 डिग्री रोटेट करा दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो आपका मेरिडियन को टच कर रहा है, 90 डिग्री फ्लिप करा। ऑब्लिक में क्या होता है, वो आपका अर्थ को किसी भी दूसरी पोजीशन पे टच कर रहा है, किसी भी एंगल पे वो आपका अर्थ को टच कर सकता है। तो ये तीन तरीके की आपकी क्या कह सकते हैं सिलेंड्रिकल की ओरिएंटेशन होती है। क्या क्या, नॉर्मल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। कोई दिक्कत? तो देखिए नॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या होता है, इक्वेटर के पास थोड़ा डिस्टॉर्शन कम होता है, प्लस पोल की तरफ थोड़ा डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। क्या बोला मैं, नॉर्मल सिलेंड्रिकल में पोल के पास थोड़ा कम डिस्टॉर्ट होएगा, पोल के पास थोड़ा कम डिस्टॉर्ट होएगा। वहीं अगर हम थोड़ा किसकी, इक्वेटर की तरफ जाएं तो वहां थोड़ा ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैंने बोला इक्वेटर के पास कम डिस्टॉर्ट होता है, पोल के पास ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे एक लिखा हुआ है वर्ड मर्केटोर। ठीक है, कि अब हम देखते हैं मर्केटोर है क्या, इसकी मतलब क्या नीड आई है, क्या है मर्केटोर का कंसेप्ट। ठीक है, फिर मर्केटोर के बाद आपका आता है ट्रांसफर मर्केटोर। तो सबसे पहले हम मर्केटोर को ही देख लेते हैं कि मर्केटोर है क्या। ओके ओके, मैं आपको दिखा देता हूं, लेट मी शो यू। ओके, सो देखिए मैंने अभी आपको बताया जो आपका सिलेंड्रिकल ओरिएंटेशन में सबसे, जो इक्वेटर के पास क्या बोला मैं, डिस्टॉर्शन कम होता है और पोल्स की तरफ ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सेम प्रॉपर्टीज को कुछ प्रिजर्व करती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करती है, और मर्केटोर आपका एंगल्स को प्रिजर्व करता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं डिस्टॉर्शन की चीजों को थोड़ा प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। सो मर्केटोर आपका नेविगेशन के लिए अच्छा होता है, वेब मैपिंग के लिए अच्छा होता है, डिस्प्ले के लिए अच्छा होता है। बट अगर आप एरिया कैलकुलेशन की बात करें तो इनके लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो आपका मर्केटोर है वो चीजों को डिस्प्ले के लिए अच्छा होता है, बट आपका कैलकुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, और वहीं जो आपका ट्रांसवर्स मर्केटोर होता है ना, अब देखिए वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए ट्रांसवर्स मर्केटोर क्या होता है। अब आपके पास सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्लियर हो गया, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या होता है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो नॉर्मल मर्केटोर में सिलेंडर अर्थ को एक नॉर्मल ओरिएंटेशन में सराउंड करता है। नॉर्मल मर्केटोर में क्या होता है, हम अर्थ के एक सिलेंडर को ऐसे सराउंड कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिलेंडर को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो यहीं से आपका ट्रांसवर्स मर्केटोर आता है। अंडरस्टूड ना? नॉर्मल मर्केटोर में हम सिलेंडर के अप्रॉक्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल अर्थ के अप्रॉक्स एक नॉर्मल सिलेंडर रैप कर देते हैं। वहीं अगर हम किसकी बात करें, ट्रांसवर्स मर्केटोर की बात करें, तो हम सिलेंडर को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो वहां से आपका ट्रांसवर्स मर्केटोर का कॉन्सेप्ट आता है। सो नॉर्मल मर्केटोर क्या हो गया, सिलेंडर
अराउंड इक्वेटर, सिलेंडर अराउंड इक्वेटर, अगर हमने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट आया ट्रांसवर्स मर्केटोर का। ओके, अभी सिलेंडर में बस यही है कि सिलेंडर, ये आपकी तीन फैमिलीज आपको पढ़नी है कि तीन फैमिलीज आपकी क्या क्या हो सकती हैं। मैंने आपको बताया, आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, आपका कोनिकल हो सकता है, आपका एजिमिट हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया प्लेनर एजिमिट, जिसमें से कि हमने सिलेंडर कवर करा। मैंने इस स्लाइड में सब कुछ दिखाने के लिए सारी चीजें देखिए डाली है कि इसमें इक्वेटर के पास डिस्टॉर्शन कम होता है, पोल्स के पास थोड़ा डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके फैमिली है सिलेंडर, वर्ल्ड मैप्स में बहुत कॉमन है। मर्केटोर इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। मैंने आपको मर्केटोर बता दिया कि मर्केटोर होता क्या है, किसी भी रैप करना, और प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं जैसे शेप, एरिया, साइज। ओके, यहां से भी आपको देखिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। इस पीपीटी में भी सब कुछ बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे मर्केटोर है क्या, नॉर्मल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। मर्केटोर क्या है, एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं है। एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को ही मर्केटोर कहा जाता है। वैसे ही ट्रांसफर मर्केटोर क्या है, आप उस नॉर्मल प्रोजेक्शन को थोड़ा 90 डिग्री टिल्ट कर देंगे तो वो आपका ट्रांसवर्स मर्केटोर हो जाएगा। और यूटीएम अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक फ्लो के साथ समझाऊंगा कि यूटीएम होता क्या। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कोनिक प्रोजेक्शन। ओके, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हमने देख लिया। अब बात आती है कोनिक प्रोजेक्शन की कि कोनिक प्रोजेक्शन होता क्या है। तो देखो हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस को कोन पर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पिछली बार हमने अर्थ की सरफेस को एक सिलेंडर पर प्रोजेक्ट करा था, इस बार हम अर्थ की सरफेस को कोन पर प्रोजेक्ट करेंगे। फिर जब कोन पर प्रोजेक्ट करेंगे फिर हम उस कोन को काटेंगे और फ्लैट 2D सरफेस में बना देंगे। यही है आपका कोनिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बात यह है हर एरिया का अपना शेप होता है, अपना ओरिएंटेशन होता है, हर जगह का कुछ सेम नहीं होता। तो हमको बेसिकली इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि हम उनको अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करें। कोई चीज कुछ प्रिजर्व करती है, कोई चीज कुछ प्रिजर्व करती है, कोई चीज इक्वेटर के पास डिस्टॉर्ट कम करती है, कोई चीज पोल्स के पास डिस्टॉर्ट कम करती है। तो इन हर चीजों का अपना अलग अलग रोल है। तो अब हम पहले समझते हैं कि मैंने आपको कोनिक में बताया कि हम अर्थ को एक ऐसा कोन पे प्रोजेक्ट करते हैं, देन उसको हम 2D सरफेस में हम काट के हमने खोल लिया तो हमारी अर्थ है वो एक 2D कोन पे आ गई। फोटो देख लेते हैं। देख लिए, पहले एक फोटो दिखा देता हूं मैं आपको पहले कोनिक के लिए। ये रही अर्थ है, हमने इसके ऊपर एक कोन रखा, हमने ऊपर से कट करा, ऊपर से कट करने के बाद एक फ्लैट मैप हमने बना दिया। ओके, सो पिछले वाले से क्या अंदर है, कोन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिलेंडर। हमने डिस्टॉर्शन इज लीस्ट नियर द पैरेलल्स एंड इंक्रीजेस अवे फ्रॉम देम। ओके, सो नाउ सी, अब देखिए क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की अलग अलग ओरिएंटेशंस थी, मर्केटोर, ट्रांसवर्स मर्केटोर एंड यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटोर। तीन तरीके की होती है, मर्केटोर, ट्रांसवर्स मर्केटोर, यूनिवर्स ट्रांसफर मर्केटोर। सिमिलरली कोन की भी दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, लैम्बर्ट कॉन्फॉर्मल एंड एल्बर्ट्स इक्वल एरिया। लैम्बर्ट कन्फॉर्मल एंड एल्बर्ट्स इक्वल एरिया। ठीक है, ये दो आपकी ओरिएंटेशन हैं। तो क्या होता है, जब आप लैम्बर्ट कन्फॉर्मल का यूज करते हो तो आप शेप प्रिजर्व करते हो, एंगल प्रिजर्व करते हो। ओके, जब आप एल्बर्ट्स इक्वल एरिया का यूज करते हो तो आप एरिया प्रिजर्व करते हो। ठीक है, बट देखो क्या हुआ मैंने कि लैम्बर्ट में क्या होगा, आपका शेप प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, शेप प्रिजर्व हो जाएगा, एंगल प्रिजर्व हो जाएगा। एंड एल्बर्ट्स में क्या होगा, आपका एरिया प्रिजर्व हो जाएगा, बट जो आपकी शेप है वो थोड़ी बहुत ही डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। ओके, नाउ थर्ड समझते हैं आपका प्लेनर क्या होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए प्लेनर या एजिमुथल प्रोजेक्शन क्या होता है। अब इस बार ना सिलेंडर है ना कोन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अर्थ को एक फ्लैट प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है, एक फ्लैट प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है, एक सेंटर के अराउंड।
एक ये हमारा एक फ्लैट पेपर है, ये हमारी अर्थ है, इसके पॉइंट यहाँ पे है, बस इसको एक इस फ्लैट पेपर पे हमको प्रोजेक्ट कर देना, काम खत्म। यही है आपका, अर्थ को एक फ्लैट प्लेन पर प्रोजेक्ट कर दो एक सिलेक्टेड पॉइंट के अराउंड, काम खत्म। तो क्या है इसका सिनेरियो, अर्थ है, फ्लैट प्लेन पर टच कराया, प्रोजेक्ट करा दिया उस पे, और फ्लैट मैप वो बन गया। ओके ठीक है। अब भी जैसे मैंने आपको कहा था यूटीएम में आपको बाद में बताऊंगा, चलिए अब यूटीएम शुरू करते हैं कि यूटीएम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटोर। सो आपको ट्रांसफर्स मर्केटोर आई थिंक समझ आ गया था कि वो ये ओरिएंटेशन टेक्निक होती है, किसी भी अर्थ के अराउंड सिलेंडर को रैप करना, नॉर्मल रैप करने की बजाय अगर हम उसको 90 डिग्री करके करें तो आपका ट्रांसफर्स मर्केटोर कहा जाता है। अब देखते हैं, ट्रांसफर मर्केटोर समझ आ गया। अब ये है पूरी अर्थ पर क्या एक ही ट्रांसफर मर्केटोर सेटअप यूज कर दें, पूरी अर्थ पर क्या एक ही ट्रांसफर्स मर्केटोर सेटअप यूज कर दें? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर एक ही प्रोजेक्शन को बहुत बड़े एरिया पे करोगे ना तो डिस्टॉर्शन होएगा। इतने बड़े प्रोजेक्शन को, मतलब इतनी बड़ी अर्थ पे अगर एक ही प्रोजेक्शन को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है। तो यही इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यूटीएम का, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटोर। अंडरस्टूड? चलिए यूटीएम को देखते हैं। ये आप यहां से यूटीएम को बहुत अच्छे से आई थिंक समझ जाएंगे। क्या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके सो दिस इज, यहां से आपको यूटीएम में समझाता हूं कि अब यूटीएम है क्या। सो देखिए, यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटोर ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को 60 जोन्स में डिवाइड करता है, पूरे वर्ल्ड को 60 जोन्स में डिवाइड करता है, और हर जोन को अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइड रखता है। पूरे वर्ल्ड को 60 जोन्स में डिवाइड करा, सी, एंड हर एक जोन को 6 डिग्री विड्थ का रखा। अंडरस्टूड? सो 60 into 6 360, दैट्स अ होल कंप्लीट ग्लोब। आई थिंक ये क्लियर है आपको। सो क्या था, वर्ल्ड है, वर्ल्ड को 60 जोन्स में डिवाइड करा, हर जोन को 6 डिग्री वाइड रखा। ठीक है, अब आपके पास अलग अलग जोन्स आ गए। अब इंस्टेड ऑफ की पूरी अर्थ आपकी ट्रांसवर्स मर्केटोर यूज करे तो हमने यूटीएम का कॉन्सेप्ट लाए। अब हमारे पास पूरी एक अर्थ नहीं है, अब हमारे पास 60 जोन्स है। तो अब क्या करेंगे, अब वो 60 जोन्स ट्रांसफर मर्केटोर को यूज करें। अब पूरी एक अर्थ नहीं बची इतनी बड़ी, अब छोटे 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 60 पीस आ गए। अब इंस्टेड ऑफ कि हम एक बहुत बड़ा यूज करें, हम एक के बजाय 60 छोटे छोटे यूज करेंगे। नाउ अब वो 60 जो छोटे छोटे हमारे एरिया बने, अब वो आपका ट्रांसवर्स मर्केटोर यूज करेंगे प्रोजेक्शन के लिए। इससे हमारी डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। ओके, सो ट्रांसवर्स मर्केटोर क्या होता है, ट्रांसवर्स मर्केटोर होता है आपका प्रोजेक्शन मेथड, और यूटीएम आपका क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है जो अर्थ को जोन में डिवाइड करता है और हर जोन ट्रांसवर्स मर्केटोर यूज करता है। आई थिंक आप रिलेशन बिठा सकते हैं, ट्रांसफर मर्केटोर प्रोजेक्शन मेथड है। पूरी अर्थ पे एक साथ करना बहुत मुश्किल था, तो हमने अर्थ को 60 जोन्स में डिवाइड करा। अब वो जो 60 जोन्स है उसमें से हर जोन अब ट्रांसवर्स मर्केटोर को यूज करेगा। सो मेमोरी लाइन क्या हो सकती है, यूटीएम 60 जोन ईच 6 डिग्री ईच, हर जोन ने ट्रांसवर्स मर्केटोर को यूज करा और वो मीटर्स में आ गया। क्लियर? यहां से समझ लेते हैं। देखिए, हर जोन को, जो हमारे दिल्ली है वो हमारा 43 N में आता है। हम अलग अलग 60 जोन्स में हमसे डिवाइड करा तो हमारा दिल्ली इसमें आता है। आगे हम जब QGIS में अपने प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम 43 N चूज करके करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं। फॉल्स ईस्टिंग क्या होता है? ठीक है, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट चलिए इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं। तो क्या होता है,
अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ईस्टिंग मींस एक्स कोऑर्डिनेट एंड नॉर्थिंग मींस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो फॉल्स ईस्टिंग का क्या मतलब होता है, आप एक्स कोऑर्डिनेट में ऐसी क्या आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड करें ताकि वो नेगेटिव होने से बच जाए। एक्स में ऐसा क्या आर्टिफिशियली ऐड करें जो वो नेगेटिव होने से बच जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज we have suppose if we have x equals to 0 on the line, then the points on the line on the left side is this. Okay, suppose we have a line, this is the center which is 0, right side we have how many zeros, 1 2 3 4, we have 1 lakh, on the left side we have minus 1 lakh. This is your easting x coordinate, this is your northing y coordinate. So क्या करा, अब हमें फॉल्स ईस्टिंग में हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या ऐड करें जो हमारी वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव हो जाए। तो हमने क्या करा, सपोज हम इसमें +5 लाख ऐड करते हैं, तो जब आप +5 लाख करेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 लाख +5 लाख विच इज 4 लाख हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 0 हमारा सेंटर आगे बढ़ जाएगा 5 लाख पे, 0 + 5 लाख = 5 लाख, और जो हमारा राइट साइड होगी वो हमारी 6 हो जाएगी। सो यही है आपकी फॉल्स ईस्टिंग। एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव रखने के लिए हम कुछ आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड करते हैं। सो सेंट्रल मेरिडियन से करा जाता है ये, ठीक है। 5 लाख मीटर की ईस्टिंग हम कह सकते हैं, अब ये 5 लाख मीटर की ईस्टिंग हो गई हमारी, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं आपका वेब मर्केटोर क्या होता है। हमने मर्केटोर देख लिया, ट्रांसवर्स मर्केटोर देख लिया, हमने यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटोर देख लिया। अब हम देखते हैं वेब मर्केटोर क्या होता है। ये बहुत इजी है, ठीक है। यूटीएम समझ आ गया। अब देखो, यूटीएम लोकल मेजरमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। अभी मैंने आपको बताया यूटीएम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करेगा, हर जोन्स में ट्रांसफर मर्केटोर होगा, प्रोजेक्ट होएगा। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, 3D को 2D में लाएंगे, और हम क्यों करते हैं, ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूटीएम सिंपल मीटर्स में होता है, बिकॉज मेजरमेंट में होता है। तो यूटीएम मेजरमेंट के लिए हमारा बहुत यूजफुल है, लोकल मेजरमेंट के लिए, रीजनल मेजरमेंट के लिए। लेकिन अगर हम सपोज हम ऑनलाइन मैप्स हो गए, हमारे गूगल मैप्स हो गए, आपका आर्क जीआईएस के ऑनलाइन बेस मैप्स हो गए, क्यू जीआईएस के ऑनलाइन बेस मैप्स हो गए, पूरी दुनिया को फास्ट डिस्प्ले करना होता है, तो वहां हम कॉमनली वेब मर्केटोर यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है वेब मर्केटोर की, एक ऐसा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वेब मैप्स और बेस मैप्स के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड। यूटीएम कहां यूज होता है, नॉर्मल रीजनल मेजरमेंट्स के लिए, बट वेब मर्केटोर कहां यूज होता है, बेस मैप्स के लिए। ओके इसकी नीड क्यों पड़ी, ऑनलाइन मैप्स को फास्ट जूम पैन चाहिए, टाइल्स में आपको पता है रेगुलरली डिस्प्ले कराना है, ग्लोबल विजुअलाइजेशन चाहिए हमको, बेसिकली वेब मैप्स पे काम करने के लिए, ठीक है। उनके साथ हमको खेलना है, उनको डिस्प्ले कराना है, उनके साथ हमको कुछ करना है, तो हमें वेब मर्केटोर की यूज हमको पड़ा है। ये आपका एक प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। सब चीज हम जीसीएस बहुत पहले हम कर चुके, अब ये सारी चीजें प्रोजेक्शन पीसीएस के अंदर हो रही है। पीसीएस मतलब एक्स वाई मीटर्स के अंदर हो रही है, फीट के अंदर हो रही है, बिकॉज जीसीएस में दिक्कत थी, इसीलिए हमने हर चीज को 2D पे करा। जब 2D पे करा सारी चीज तभी आई कि हम सिलेंडर से करें, हम कोन से करें, हम क्या एजिमुथ से करें, किस से करें। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही है, हर चीज मीटर के अंदर चल रही है, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज गूगल मैप्स के बेस मैप्स हो गए, आर्क जीआईएस का बेस मैप हो गया, मैपिंग्स हो गई, ये सब है आपका। चलिए अब एक लाइन देखते हैं कि चलिए यूटीएम वर्सेस वेब मर्केटोर अगर एक लाइन में आपको कहूं तो कैसे बताओगे। यूटीएम लोकल मेजरमेंट, वेब मर्केटोर वेब डिस्प्ले, काम खत्म। अब आप इससे मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई दी, आपके पास है, आप आराम से बता सकते हैं। यूटीएम आपका लोकल मेजरमेंट के लिए होता है, वेब मर्केटोर आपका वेब डिस्प्ले के लिए होता है। ओके अब हमारा नेक्स्ट एक बहुत जरूरी टॉपिक है ईपीएसडी कोड्स। अभी तक मैंने आपको कोड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, अब इस आखिरी सेक्शन में हम ईपीएसडी कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब भी आप लेयर्स ऐड करते हैं आप उनका चेंज करते हैं, ईपीएसडी दिस 4326 3857, ये सब है क्या, WGS84 क्या होता है, यूटीएम जोन्स क्या होता है, मतलब हम इन चीजों को देखेंगे, ठीक है।
तो अब तक हमने ऐसे नाम देखे, WGS84, वेब मेर्केटोर। अब हम इनको देखते हैं कि ये है क्या, ईपीएसजी है क्या। सो ईपीएसजी का है कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम का न्यूमेरिक आइडेंटिफायर। ओके चलिए, आई थिंक इट्स थोड़ी टफ हो गई, मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से बताता हूँ। जैसे आधार नंबर पे एक पर्सन का आइडेंटिफायर होता है ना, वैसे ही ईपीएसजी कोड सीआरएस का आइडेंटिफायर है। जैसे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आधार है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए ईपीएसडी कोड्स होते हैं। वो भी एक कोड है, वो भी उसका एक ईपीएसडी का आधार नंबर समझ लो, ईपीएसडी सीआरएस का आधार नंबर है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि ईपीएसडी का सीआरएस एक आईडी के लिए हम कह सकते हैं, वो सीआरएस की यूनिक आईडीज ईपीएसडी कोड्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको एक इजी उसमें बताता हूं कि ये है क्या। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए पावर पॉइंट पे वेब मेर्केटोर हो गया हमारा, हमने वेब मेर्केटोर देख लिया है। ओके, ईपीएसडी कोड्स मैंने आपको बता दिया। ईपीएसडी कोड्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक हर कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम का ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ईपीएसडी 4326, ईपीएसडी 3857, ईपीएसडी 32643, हम इन तीनों को देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, अब मैं इन तीनों को आपको बता देता हूं, जस्ट वेट। एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। वेब मेर्केटोर और यूटीएम में डिफरेंस समझ आ गया, मैंने आपको बता दिया। यूटीएम आपका लोकल मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वर्ल्ड को 60 जोन्स में डिवाइड करता है, हर जोन आपका ट्रांसवर्स मेर्केटोर यूज करता है। वहां तक कि जो आपका वेब मेर्केटोर है वो आपका ऑनलाइन मैप डिस्प्ले के लिए यूज होता है, गूगल मैप्स यानी, और आपका आर्कजीआईएस मैप्स, इन सब चीजों के लिए। अब जीआईएस में तीन चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जीआईएस में तीन चीजें अलग अलग होती हैं। अर्थ का रेफरेंस, अर्थ का रेफरेंस नाम, ओके। जीआईएस में तीन चीजें अलग अलग होती हैं। सबसे पहले अर्थ का रेफरेंस नाम, ठीक है। अर्थ के रेफरेंस का हमने नाम दिया, फिर हमने उसको फ्लैट मैप पे बना दिया। फ्लैट मैप के बाद वो 2D में आ गया, फिर हमने वहां से उसके ईपीएसडी कोड्स निकाले। अब देखो, अर्थ का रेफरेंस मॉडल मैंने आपको बताया था, अर्थ का रेफरेंस मॉडल डेटम होता है, अगर आपको याद हो। याद है? मैंने बताया था अर्थ के रेफरेंस मॉडल को मैंने डेटम कहा था कि उसको डेटम बोलते हैं। अब ये हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। डेटम मैंने आपको बताया था अर्थ का रेफरेंस मॉडल होता है जो कि एक रेफरेंस करता है कि हम अपने इलिप्सॉइड को कैसे मैप करें, कैसे अलाइन करें हमारी अर्थ के साथ। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारे जो डेटम का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो WGS84 और NAD83। मैं लिख देता हूं ईपीएसडी कोड्स के बाद। जो हमारे डेटम्स होते हैं ना, अर्थ का रेफरेंस मॉडल, ये होता है हमारा WGS वर्ल्ड जियोडेंटिक सिस्टम, WGS84 NAD83। तो ये, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हमारा WGS84 होता है ना, ये हमारा ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ये हमारा ग्लोबली एक्सेप्टेबल है कहीं भी, और ये नॉर्थ अमेरिका का अपना पर्सनल है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम WGS84 ही यूज करेंगे बिकॉज ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अभी हमारे पास डेटम आ गया, अब हमें उसको प्रोजेक्ट करना होता है। अब मैंने आपको प्रोजेक्ट के लिए चीजें बताई क्या क्या होती हैं। कर्व्ड अर्थ को अगर हम 2D में बनाएं विद द हेल्प ऑफ UTM, ये मैंने आपको बताया था। और फिर हम UTM में हर अर्थ को 60 जोन्स में डिवाइड करते हैं। फिर अभी मैंने आपको दिखाया था दिल्ली का 43 होता है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, WGS84 UTM एंड जोन 43N, WGS84 प्लस UTM प्लस जोन
43N, ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या, हम इनका मीनिंग समझने का ट्राई करते हैं। सो WGS84 अर्थ का रेफरेंस हो गया, डेटम हो गया, ठीक है। UTM क्या हो गया आपका, वही अभी मैंने आपको बताया UTM क्या होता है, आपका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक फ्रेमवर्क होता है, अर्थ को 6 छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड होता है, मेजरमेंट के लिए काम आता है। और जोन 43 क्या हो गया, किस एरिया के लिए हमने ये प्रोजेक्ट करा, चीज किस पर्टिकुलर एरिया के लिए करा, बात ये है ना, ऐसे थोड़ी हमने पूरी अर्थ को प्रोजेक्ट कर दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो आप काम कर रहे होंगे। सो 3 चीजों का मतलब समझिए, अर्थ के मॉडल को UTM की मदद से इस पर्टिकुलर एरिया पे रिप्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्थ के मॉडल को प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम UTM की मदद से इस जोन के लिए प्रोजेक्ट कर दिया, ये है इसका मतलब। सो WGS84 आपका डेटा में, अर्थ का डेटा में, तो ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रेफरेंस के लिए होता है। NAD83 भी आपका एक डेटा में, ये पर्टिकुलर अपना नॉर्थ अमेरिका के लिए होता है। UTM आपका एक प्रोजेक्टेड सिस्टम है, लोकल मेजरमेंट सिस्टम है। अब WGS84 UTM जोन 43N, ये आपका क्या होगा, आपने WGS84 को UTM की मदद से जोन 43 में रिप्रोजेक्ट कर दिया। तो जब आप 3D को 2D में रिप्रोजेक्ट करेंगे तो अब आपका ये PCS बन गया, मतलब ये अब आपका मीटर्स में आ गया। सिमिलरली वेब मेर्केटोर भी आपका एक ऑनलाइन बेस में आप दिखाता है, वो भी आपका PCS में आ गया। EPSD मैंने आपको बताया, ये हर किसी CRS का एक अपना नंबर होता है। सो WGS84 UTM जोन 43N का फुल मीनिंग क्या है, फाइनल बार मैं आपको बता रहा हूं। WGS84 UTM जोन 43N, सो WGS84 मींस अर्थ का रेफरेंस यूज करके UTM सिस्टम के अंदर, अर्थ का रेफरेंस यूज करके UTM सिस्टम के अंदर ट्रांसफर मर्केटोर प्रोजेक्शन की मदद से जोन 43 एरिया के लिए मीटर में कोऑर्डिनेट बताना, इसका सिंपल ये मतलब होता है। WGS84 अर्थ का रेफरेंस यूज करके UTM सिस्टम के अंदर ट्रांसवर्स मर्केटोर प्रोजेक्शन मेथड यूज करके जोन 43 के लिए रिप्रोजेक्ट करना, ये है आपका UTM। चलिए भाई क्विक, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब इनके EPSD कोड्स में आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं। ओके, EPSD कोड्स, ओके मैं आपको एक बार कोड्स लिख देता हूं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे फटाफट कोड्स लिख देता हूं। सो आपका कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कंप्लीट कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम होता है, वही आपका एक EPSD आईडी होती है। अभी मैंने आपको बताया हर EPS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम के पास एक बंदा है, जैसे भी हमारे पास आधार नंबर की एक अलग आईडी होती है, ऐसे ही CRS के पास, अलग अलग CRS के पास अपनी EPSD आईडीज होती हैं। ठीक है, अगर मैं WGS84 की बात करूं, WGS84 की बात करूं, सो इसका जो EPSD कोड होता है ना, वो होता है EPSD 4326। ये हम सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूं। WGS84 का होता है 4326। वेब मेर्केटोर का होता है, EPSD 43 आई थिंक 3287 होता है, या एग्जैक्टली 3857। सो WGS84 का क्या होता है 4326, WGS84 का क्या होता है 4326, वेब मेर्केटोर का क्या होता है 3857, और अभी जो मैंने आपको बताया WGS84 UTM जोन 43N, पर्टिकुलर एक जगह आगम आ गए, WGS84 UTM जोन 43N। ठीक है, ये मैंने क्या, अगर हम पर्टिकुलर दिल्ली वाली लोकेशन पे आ गए
इसका होता है हमारा EPSD कोड 32643। बेसिकली हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं जिससे आप हर एरिया की EPSD कोड्स निकाल सकते हैं। सो बेसिकली ये जस्ट एक रेफरेंस बताने के लिए था। अब आपको शायद समझ आ गया कि EPSD क्या होता है। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। EPSD क्या होता है? कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स क्या होता है? WGS84, EPSD 4326, वेब मैर्केटोर 3857, WGS84, UTM Zone 43N 32643। जैसे आधार नंबर एक पर्सन का आइडेंटिफायर होता है, वैसे EPSD कोड CRS का एक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजन होते हैं। जो आपका EPSD 3857 है ना, EPSD 3857 वो आपका कोई प्रोजेक्टेड मेथड नहीं है। EPSD 3857 क्या है? वेब मैर्केटोर का EPSD कोड, ये याद रखना। EPSD 3857 प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड मेथड नहीं है। आप ऐसे बोलो कि वो वेब मैर्केटोर का वेब मैर्केटोर CRS का कोड है। ट्रांसवर्स मैर्केटोर आपका प्रोजेक्टेड मेथड है। UTM आपका एक फ्रेमवर्क है, जोन बेस। ठीक है, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई है आपको। सो टुडे क्लास का एजेंडा मेरा यही था कि आपको मैं सारी चीजें समझा सकूं रिगार्डिंग दिस। एक पाइपलाइन शॉर्ट में देख लेते हैं। अर्थ का 3D मॉडल, अर्थ का 3D मॉडल क्या बोला मैंने? उसको डेटम बोलेंगे, और डेटम के लिए क्या होता है? WGS84। परफेक्ट। फ्लैट मैप बनाने का फॉर्मूला क्या बोलेंगे उसको? प्रोजेक्शन। क्या है वो प्रोजेक्शन? ट्रांसवर्स मैर्केटोर। किस स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने प्रोजेक्ट करा? सपोज किस स्पेसिफिक एरिया के लिए प्रोजेक्ट करा, सपोज दिल्ली के लिए करा, तो वो किस जोन के अंदर आएगा? 43N के अंदर आएगा। तो फाइनली ये क्या बन गया आपका? UTM की मदद से WGS84 में यूनिवर्सल ट्रांसफर मैर्केटोर UTM जोन का 43N में आपने प्रोजेक्ट कर दिया, और इसका EPSD कोड क्या हो गया? 32643। क्लियर? आई डोंट थिंक सो इसमें अभी कोई डाउट बचा होगा, बिकॉज हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं इसमें। मैंने आपको प्रोजेक्शन की फैमिली बता दी, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, एजिमुथल। ओके, मैंने आपको प्रिजर्वेशन की प्रॉपर्टी बता दी, कॉन्फोरल, इक्विल या इक्विडिस्टेंट एजिमुथ। और मैंने आपको प्रोजेक्शन सिस्टम बता दिया, UTM बताया, वेब मैर्केटोर बताया, और फिर मैंने आपको कोनिक के अंदर एल्बर्ट बताया, लैम्बर्ट बताया, एजिमुथल बताया। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। UTM मैंने आपको बता दिया, EPSD ये सब मैंने आपको बता दिया है। वेब मैर्केटोर UTM में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, फॉल्स ईस्टिंग बता दिया मैंने, ये सब हो गया है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम जब भी होगी हमारी अगली क्लास में, हम अपना QGIS में एक फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय।